हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत का आपका चित्र इसमें प्रदर्शित किया गया है। ये प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये इसकी आकृति की बात करें तो ये एक मेज की आकृति वाला भूभाग है और ये पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। और जो इसके साथ ही साथ प्रायद्वीपीय जो भूखंड है, ये प्राचीन हम गोंडवाना लैंड को जानते हैं। सबसे प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का ये अंग है और आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक की जटिल शैलों से भी निर्मित है। इसके मध्य में हमें धारवाड़ स्थलाकृति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का जो निर्माण हुआ, फिर ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण उसके उत्तर की तरफ प्रवाहित होने के कारण ये बना था हमारा प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत जो अलग हुआ। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का ये एक हिस्सा है और प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसकी आकृति की दृष्टि से ये हमें अनियमित त्रिभुजाकार देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं इसमें। देखिए, इसको उत्तर की तरफ मेरे देखते हैं तो उत्तर की तरफ इसमें देख रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई है अधिक हो जाती है। वो दक्षिण की तरफ में ये क्या हो जाता है, हमें संकीर्ण या शंकु के आकार का देखने को मिल सकता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व, यदि इसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में हमें कई पहाड़ियां देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर है और इस पठार की उत्तरी सीमा पे हमें अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां देखने को मिल जाएगी। उत्तरी सीमा यानी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अरावली पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, इधर विंध्याचल व सतपुड़ा पहाड़ियां और मध्य प्रदेश में नीचे की तरफ। तो ये सारे रेंज हमें इसके उत्तरी भाग में देखने को मिल जाएंगे। फिर दिया है कि लंबाई की बात करें तो इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार दिया है 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, तथा पूर्व से पश्चिम में विस्तार इसका जो है औसत विस्तार कहें तो इसका है 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार। इसके आगे देखते हैं। देखिए, जो अरावली श्रेणियां हैं, अरावली रेंज की बात करते हैं, इसी का भाग है, उत्तर में देखने को मिलेगा। तो अरावली श्रेणी ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पे स्थित है, इसकी सीमा बनाता है। उसके बाद जो ये बहुत अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं और अरावली की जो पहाड़ियां हैं दक्षिण पश्चिम में, ये पालनपुर गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में इसका जो विस्तार है दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार देखने को मिलता है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियां कहते हैं। अरावली की जो औसत ऊंचाई है ये है 300 से 920 मीटर, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट देखें तो इनकी सबसे ऊंची चोटी जो कि अरावली पर्वत की है, ये है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो अरावली पर्वत की सबसे प्रमुख चोटी है ऊंची, वो इसकी जो हम देखें ऊंचाई तो इसका है 1722 मीटर ऊंचा है। जो अरावली का गुरु शिखर चोटी है, इसकी ऊंचाई आपकी 1722 मीटर देखने को मिल जाएगी। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि इस श्रेणी का जो निर्माण हुआ है, ये हुआ है आपका 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है ये हमारे जो अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियां क्या है, निकलती हैं और लूनी नदी कच्छ का जो रण हमें गुजरात में देखने को मिलेगा, उसमें ये लुप्त हो जाती है। ऐसी नदियां जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा वर्षा पर निर्भर होती हैं, इनका प्रवाह बहुत कम समय तक के लिए होता है और ये धरातल पर ही क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार की नदियों को हम अल्पकालिक नदी कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे ये दिखाई है जो पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगा। ये इधर से गुजरात के पालनपुर से लेकर के ये राजस्थान होते हुए और दिल्ली में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिल जाता है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए, जो विंध्याचल श्रेणी की बात करते हैं। तो ये जो श्रेणी है हमें ये नर्मदा सोन भ्रंश जो है कि उत्तर में देखने को मिल जाएगी, उसी के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार के उत्तर में झारखंड, उत्तर प्रदेश,
एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह उत्तर भाग को दक्षिण भारत से अलग करती है, जो विंध्याचल श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई है 450 से 600 मीटर तक। यह पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर व पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक इसका विस्तार हमें 1200 किलोमीटर की लंबाई में देखने को मिल जाएगा। इसमें छोटे छोटे कहेंगे इसका भाग जो विंध्याचल श्रेणी है, इसका जो सबसे पश्चिम से पूर्व में देखें तो पश्चिम में भारनेर, कैमूर मध्यवर्ती भाग को, और बिल्कुल पूर्व में भाग को इसको पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में हम जानते हैं। आगे देखते हैं हम। आइए अब देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी। देखिए जो सतपुड़ा रेंज है या सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी जो दक्कन का पठार है इसी का भाग है सतपुड़ा श्रेणी भी, और ये है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर हमें नर्मदा और ताप्ती भूभ्रंश घाटियां स्थित हैं। जो सतपुड़ा श्रेणी है इसके दोनों तरफ हमें नर्मदा इधर देखने को मिल जाएगा पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ ये इधर दिए पश्चिम में दोनों नर्मदा व ताप्ती दोनों इधर देखने को मिल जाएंगे। वो जो संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिम से राजपीपला की पहाड़ियां, मध्य में हमें महादेव पर्वत और पूर्व में मैकाल पर्वत। 3 भाग इसके देखने को मिल जाएंगे। पश्चिम में आपका राजपीपला, फिर मध्य में महादेव और पूर्व में मैकाल पर्वत। देखिए इसमें जो धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ये है सतपुड़ा श्रेणी की यानी इसकी सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। और ये है जो पंचमढ़ी पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, उस पे स्थित ये चोटी की स्थिति हमें देखने को मिल जाएगी मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी की पहाड़ी पे। देखिए आगे दिया ब्लॉक पर्वत या हास पर्वत। ये क्या होता है, जो विंध्याचल भी है या सतपुड़ा हम पढ़ेंगे, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। तो देखिए दिया है कि वह पर्वत जिसका निर्माण भ्रंशों के बीच स्थल के उत्थान, ऊपर उठने अथवा भ्रंशों के बाहर भूमि के निमज्जन, नीचे धंसने द्वारा इसका हमें ब्लॉक पर्वत की स्थिति देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दिया है कि अर्थात 2 समानांतर भ्रंशों के बीच भूखंड के ऊपर उठ जाने से अथवा 2 समानांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंडों के नीचे धंस जाने से निर्मित जो उच्च भूमि या पर्वत है उसको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं या हास पर्वत कहते हैं। और इस पर्वत के बीच स्थित निम्न भूमि को ग्राबेन कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, जैसे ये बीच वाला भाग जो है ऊपर उठ गया है पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, तो यही है हास पर्वत या इसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। और फिर ये जो किनारे वाले भाग है इसे नीचे धंसा हुआ, इसको ग्राबेन, ये जर्मन भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा में इसे ग्राबेन कहते हैं। ये ग्राबेन है जर्मन भाषा का ही शब्द है। आगे हम देखते हैं। देखिए जो इसका आकार होता है मेज के समान होता है और ऊपरी भाग सपाट होता है, जैसा उसमें अभी चित्र में देखे हैं। किनारे जो होते हैं तीव्र ढाल वाले होते हैं। देखिए ये भी पहाड़ी, इसको हम देखें तो इसके किनारे कितना स्लोप बहुत अधिक है, इसका ढाल बहुत अधिक होता है। ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है, अतः इन्हें क्या कहते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। इस प्रकार के, क्योंकि भ्रंश बनता है इसमें भ्रंशों के कारण हो रहा है, तो इसे भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक पर्वत इन सब के नाम से भी जानते हैं। देखिए जर्मन भाषा में इसे हास्ट भी कहते हैं। हास्ट जर्मन भाषा में जो पर्वत होता है उठे हुए भाग को, और ग्राबेन कहते हैं जो नीचे वाला भाग होता है। फिर दिया है कि जो विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य हमें नर्मदा घाटी स्थित है, और इस घाटी में जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। इसमें से विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी जो है के भूभाग में ही नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। या जो हमें नर्मदा घाटी है इसका भ्रंश घाटी हमें देखने को मिल जाता है। उत्तर में विंध्याचल पर्वत मिल जाएगा और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में हमें नर्मदा घाटी का भ्रंश कह सकते हैं, उसका भ्रंश देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम। देखिए जो मैकाल का पठार है, मैकाल का पठार, इसमें दिया है कि मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में हमें इसकी स्थिति देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में। और देखिए मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है ये है अमरकंटक। अमरकंटक जो है ये मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई है 1064 मीटर, जो पुराने शैलों से निर्मित एक ब्लॉक पर्वत ही है। ये भी अमरकंटक की कई नदियों का उद्गम स्थल भी अमरकंटक, और अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर से ही नर्मदा नदी है, ये उत्तर की ओर से, और इस उत्तर की ओर से सोन नदी, यानी जो अमरकंटक जो पहाड़ी मैकाल में देखने को मिल जाएगा,
तो मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। तो इसी अमरकंटक से क्या होता है कि इसके पश्चिम से हमें नर्मदा का प्रवाह देखने को मिलता है। वही दे रहा है कि फिर इसके उत्तर की ओर से सोन नदी निकल के जाके गंगा में फिर प्रवाहित होती है। तो उत्तर की तरफ से सोन नदी, दक्षिण की ओर से महानदी आपको इधर से यहाँ से महानदी निकल कर आके उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी। तो इन अमरकंटक पहाड़ियों से जो चोटी है उसी से हमें नर्मदा, सोन व महानदी, ये तीनों नदियां निकलती हैं। वो नर्मदा नदी जो है ये संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। नर्मदा और तापी, जो ताप्ती नदी है, दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर के ही बहती हैं, नर्मदा व ताप्ती। ये इस पठार को दो भागों में विभाजित भी कर रहा है, वो भ्रंश घाटी वो बीच से बनाती है। तो आगे देखते हैं हम कि इस पठार के पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है और पूर्वी घाट की पहाड़ियां अत्यंत काफी कटी छटी है, यानी जो पूर्वी घाट है। और फिर दिए कि सोन, चंबल, दामोदर नदियों की जो दिशा है, ये दिशा से स्पष्ट है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है, इसका ढाल कहाँ हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर है। हमें देखने को मिलता है अधिकांशतः नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ ही बनाती हैं अपना जो उनका प्रवाहित होने का दिशा है। फिर दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से अस्पष्ट है। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हैं और उपजाऊ मैदान का निर्माण भी करती हैं पूर्वी भागों में, पूर्वी तट पे। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गुंबदाकार पहाड़ियां भी स्थित हैं, जिसके दो मुख्य भाग हैं। जैसे एक तो मध्य उच्च भूमि यानी मिडल जो है हाईलैंड हो गया, अब एक हो गया आपका दक्कन का पठार यानी दक्कन प्लेट्यू। तो जो मिडलैंड है, मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग, यानी नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, वो उसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से या मिडिल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। फिर जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पे फैला है और मध्य उच्च भूमि के नाम से ये जाना जाता है। जो मालवा का पठार हम कह सकते कि है, मालवा के पठार का ही अधिकांशतः भाग जो है वो मिडल हो गया आपका मिडल हाईलैंड या फिर मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए दिया है कि जो मध्य उच्च भूमि है, तो मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। और यह भाग क्या है, आगे हम देखते हैं, यह भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में हमें राजस्थान का मरुस्थल देखने को मिल जाएगा। चित्र में देखेंगे तो उस क्षेत्र में विस्तृत है राजस्थान का मरुस्थल। और वह यहाँ बहने वाली नदियों में हमें चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन, ये प्रमुख नदियां हैं मालवा के पठार की बात करें तो। उसके बाद है कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से जो नदियों की दिशा, जैसे चंबल, सिंधु, बेतवा के नवीन की दिशा देखें तो, और इस प्रकार से इस क्षेत्र के ढाल को ये दर्शाती हैं। नदियां ढाल के अनुसार ही प्रवाहित होती हैं, तो इनके ढाल को नदियों द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर इसका ढाल जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में क्या होता है, थोड़ा संकीर्ण हो जाता है, पतला हो जाता है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से हम नाम से जानते हैं, जैसे इसको बुंदेलखंड, बघेलखंड नाम दिया जाता है। और मध्य उच्च भूमि जो उसका सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर व स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा होता है। जो उच्च भूमि है, मध्य उच्च भूमि, इसका पूर्व का विस्तार। और ये जो दामोदर व स्वर्ण नदियां हैं, ये छोटा नागपुर पठार ही से प्रवाहित होते हैं और इधर का भाग छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार हमें बिहार राज्य के गया जिले की दक्षिणी सीमा तक देखने को मिल जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। फिर विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर हमें सतपुड़ा पर्वत देखने को मिल जाएगा। सतपुड़ा मिल जाएगा जो विंध्याचल पर्वत हम पढ़े हैं पहाड़ी, उसके दक्षिण में। तथा पूर्व में हमें अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार मिल जाएगा। छोटा नागपुर का पठार, इस पठार में बहने वाली नदियां हैं क्या, दामोदर नदी व दामोदर नदी घाटी प्रसिद्ध है। हमें सतपुड़ा, छोटा नागपुर के पठार में दामोदर नदी घाटी मुख्य देखने को मिल जाएगी। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। जो दामोदर नदी घाटी है, ये कोयले की पेटी के रूप में जानी जाती है। और इस क्षेत्र में कोयले के अतिरिक्त हमें अन्य भी खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पाट प्रदेश, अभ्रक और बाक्साइट के निक्षेप भी हैं। जो दंडकारण्य है,
तो दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है और इसका विस्तार हमें ओडिशा में भी इसका जो कोरापुट वो कालाहांडी जिला है ओडिशा के, फिर छत्तीसगढ़ में है बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी तथा आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम श्रीकाकुलम जिलों में लगभग आपका हो गया 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे इसका विस्तार देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं देखिए उसमें हमने देखा है मालवा का पठार या मध्य उच्च भूमि के भाग को देखा है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, किन किन छोटे छोटे प्लेटों और कौन कौन सी नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं। अब हम देखेंगे दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की जो उत्पत्ति है लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी कार्बोनिफेरस युग के पहले। यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग में ये दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था इसमें। और क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी का उद्गार से जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। जो दक्कन ट्रैप या दक्कन प्लेट्यू है इस पे ज्वालामुखी उद्गार द्वारा जो मैग्मा आया था उसके निक्षेपण द्वारा लावा द्वारा देखें तो इसका निर्माण हुआ है। इसमें हमें काली मिट्टी की प्रधानता देखने को मिल जाएगी। फिर आगे है कि इस दक्कन पठार पर हमें बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों के आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ और इन आग्नेय शैलों का समय के साथ साथ अपरदन हुआ जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा हमें अधिकांश मात्रा में इसमें दक्कन प्लेट्यू पे देखने को मिलेगी। जो दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल है इसमें हो गया आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, वो पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य मुख्य रूप से शामिल हैं। देखिए यहाँ जो लावा की अधिकता है ये इसके अनुमानित जो गहराई है ये 2134 मीटर, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर गहराई अपेक्षाकृत क्या है कम होती जाती है। इस मध्य भाग में बहुत अधिक मोटाई इसकी देखने को मिलती है जो दक्कन प्लेट्यू है इसका। आगे देखते हैं हम इसके। देखिए इसके जो पश्चिमी हिस्से हैं में सह्याद्री की पहाड़ियां स्थित हैं जो दक्कन प्लेट्यू है और जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। ये सह्याद्री जो है पश्चिमी भाग को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी भाग ये कहेंगे पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है तो इसकी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। ठीक, तो महाबलेश्वर है, इसकी ऊंचाई आपकी देखने को यहाँ पे दी है 1438 मीटर और यहाँ से ही कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर चोटी से। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, ये नाम मुख्य है। और धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है जो रूपांतरित शैलों से बना है। जो धारवाड़ का पठार है रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इस प्रकार देखें तो इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदान की पहाड़ियां तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। फिर दक्षिणी पठार का जो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट स्थित है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे दक्कन प्लेटू यहाँ पे दे रहा है ना कि ये दक्कन प्लेटू है तो ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट और इधर आपका विस्तृत है पूर्वी घाट। यहाँ पे ये दे रहा है कि इस पठार के पश्चिमी भाग में हमें बाबा बुदान की पहाड़ियां, इधर कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी और यहाँ से महाबलेश्वर पहाड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और महाबलेश्वर से हमें निकलने देखने में जो मुख्य नदी मिलेगी वो नदी होगी आपकी कृष्णा नदी। देखिए यहाँ पे दिया ये छोटा नाग पठार इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। ये वेस्टर्न घाट हो गया आपका, यहाँ पे विंध्याचल सतपुड़ा रेंज दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका दक्कन प्लेट्यू। आगे हम देखते हैं। देखिए इसमें अब पूर्वी घाट दिया है, पूर्वी घाट की क्या विशेषताएं हैं आइए देख लेते हैं। देखिए इसका दिया है कि जो पूर्वी घाट है इसकी औसत ऊंचाई जो दिया है 900 से 1100 मीटर है। इसका जो विस्तार है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी, यहाँ पे हो जाएगा महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक क्या है दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में है जो सतत नहीं है। सतत नहीं का मतलब बिल्कुल मतलब ये कटा फटा है, अनियमित है, ये अनियमित है क्योंकि महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी देखें तो ये नदियों ने इस जगह पे क्या कर दिया, इनको अपरदित कर दिया, अपरदित करके उनका क्षरण कर रखा है, इसलिए ये सतत नहीं है बल्कि अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसे विभाजित करती हैं
क्योंकि बहुत सारी नदी हमें देखें तो पश्चिमी घाट से निकल के पूर्वी घाट में प्रवाहित होती हैं, तो ये इसको विभाजित कर दी है जगह जगह से। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक कटा छटा है, पहाड़ियों के रूप में है। ओडिशा में महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश में हम देखें तो नल्लामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नागरी, तथा तमिलनाडु में हमें पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी तथा वेलगिरी। ये सारी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ये सारे पूर्वी घाट की मुख्य हैं। और ये पहाड़ियां हम देखें नदियों में देखते हैं तो हमें महानदी मिल जाएगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों द्वारा अलग अलग कर दी गई हैं, इन नदियों के द्वारा इनका क्षरण करके, अपरदन करके। ये नदियां उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का भी निर्माण करती है। तो हमें अधिकांश मात्रा में जो डेल्टा उपजाऊ मैदान देखने को मिलेगा पूर्वी घाट में देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट के। देखिए आगे यहाँ पे इस चित्र में देखिए दिखाया गया है, ये आपका हो गया दक्कन प्लेट्यू, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, ये आपका हो गया मालवा प्लेट्यू दिया हुआ है, ये आपका बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड रीजन है, ये वाला आपका बघेलखंड हो गया यहाँ पे। ये छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये रांची का पठार भी है, और ये हजारीबाग का पठार। यहाँ पे दोनों संयुक्त रूप से पठार हमें देखने को मिल जाएगा। छोटा नागपुर पठार जो हजारीबाग वो कहेंगे, रांची का पठार जो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ही शामिल होता है। यहाँ पे छोटा सा एक पठार हमें बिहार की तरफ रोहतस पठार देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ का चित्र दिखा रहा है। जो देखिए मेघालय या शिलांग प्लेट्यू दिखा रहा है, इसको भी माना जाता है कि ये जो हिस्सा है ये भी किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। यहाँ पे मालदा गैप बनने की वजह से क्या हुआ है कि ये अलग हो गया है। मालदा गैप के वजह से या प्रायद्वीपीय भारत से जो शिलांग का पठार है या मेघालय का पठार है ये अलग हो गया। बाकी भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये प्रायद्वीपीय जो भारत है इसी का हिस्सा है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है कि समुद्र तल से 400 से 500 फीट देखा जाए तो 400 फीट ऊंचे पठार के पास हमें सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप अवस्थित है, और यह लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे विस्तृत पूर्वी घाट का हिस्सा है। सेवराय पहाड़ियां यानी पूर्वी घाट के पास, पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसके बाद जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन यारकाड, इन्हीं पहाड़ियों पे हमें देखने को मिलता है। और आगे हम देखें तो पूर्वी घाट का प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला हुआ है, ये तो पूर्वी हम जानते हैं, और इन्हें पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। यह श्रेणी तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी में सह्याद्री पश्चिमी घाट से मिल जाती है। ये नीलगिरी में है, हमें देखेंगे तो नीलगिरी में हमें पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट दोनों मिलता हुआ दिखाई देगा, दोनों आकर के नीलगिरी में मिल जाती हैं। आगे है कि देखिए फिर देखिए पूर्वी घाट प्राचीन मोरदार वलित पर्वतों का अवशिष्ट रूप है। इसका देखें तो सर्वोच्च शिखर है विशाखापट्टनम चोटी है, जो कि 1680 मीटर है इसकी ऊंचाई। जो महेंद्रगिरी है इसकी ऊंचाई है इस चोटी की 1501 मीटर, जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है पूर्वी घाट की। इसके बाद आगे हम फिर देखते हैं, देखिए ये इसको दिखाया गया आपके पश्चिमी घाट को। अब हम देखते हैं इसमें सह्याद्री पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट की विशेषताएं दिया हुआ है। तो सह्याद्री पश्चिमी घाट और पूर्वाद्री पूर्वी घाट के बीच पठारी भाग को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसे जैसे तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में जो दिया है कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड छोटा नागपुर का पठार के नाम से जानते हैं हम। प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका एक भाग उत्तर पूर्वी में भी पाया जाता है, जैसे किसे मेघालय का पठार या कार्बी आंगलांग का पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये भी जो ऊपर चित्र में देखे हैं ना कि ये जो मेघालय का पठार है, शिलांग का पठार, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। उसके बाद है कि पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हमें गारो, खासी तथा जयंतिया देखने को मिल जाएंगे। कार्बी आंगलांग पठार पे यानी मेघालय वाले भाग में हमें देखने को मिल जाएंगे ये तीनों क्रम से ही गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां, जो कि यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसमें दिया है कि मेघालय के पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप, जो मालदा गैप हम ऊपर देखें, मालदा गैप द्वारा ये पृथक हो चुका है। ठीक है, इसके बाद है कि मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी है,
वो पूर्वी सीमा, पूर्व में देखें तो बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। इन द्वारा उत्तर, दक्षिण व पूर्व में इसका सीमा निर्धारित होता है इन पठारों, पहाड़ियों द्वारा। देखिए आगे हम देखते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में देखिए जो पूर्वी घाट है, हम देखें कि उसकी पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में जो पश्चिमी घाट है इसकी ये बहुत ऊंचा है। पूर्वी घाट के अपेक्षा जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई हमें अधिक देखने को मिलेगी। और वहां जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 से 1300 मीटर तक है। पश्चिमी घाट जो है पर्वत उत्तर में ये ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। और जो पूर्व पश्चिम में इसका जो विस्तार है, इसकी लंबाई ये है 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक। यह 4 प्रमुख दर्रे, इसमें 4 प्रमुख दर्रे देखने को मिलेंगे, उत्तर से दक्षिण में क्रमशः देखने को मिलेंगे। इसका नाम है थाल घाट, फिर है भोर घाट, फिर पाल घाट व सेनकोट्टा दर्रा। ये 4 दर्रों द्वारा ये जो है विभाजित है। यह वास्तविक एक तरह से पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है, यानी फाल्ट स्कार्प है ये भ्रंश कगार। यह पश्चिम घाट में हमें अधिकांशतः पर्वतीय वर्षा देखने को मिलेगा। इन पर्वतों से, इन कगार से टकरा करके अधिकांश मात्रा में जो है हमें देखने को मिलता है पर्वतीय वर्षा। यह वर्षा जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। और पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर क्या है, बढ़ती जाती है। यानी जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए नजर आता है। वह दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी जो है, नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। यानी नीलगिरी में हमें दोनों घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिल जाते हैं। दक्षिण भारत जो सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी है, इसका नाम है अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, 2695 मीटर की ऊंचाई है। और ये स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। अन्नामलाई की पहाड़ियों में हमको इसकी स्थिति देखने को मिल जाएगी आपकी अनाईमुडी की। देखिए फिर दिया है कि पश्चिमी घाट को किन किन नामों से जानते हैं। देखिए यहाँ दिया महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटका में हमें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्थानीय नाम के आधार पर देखें तो पश्चिमी घाट को आपको महाराष्ट्र, गोवा में हो गया सह्याद्री। इसकी ऊंचाई कितनी है सह्याद्री की, 1200 मीटर है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो उत्तरी सह्याद्री और तथा दक्षिणी सह्याद्री। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री और फिर उसके दक्षिण में आपको दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है। ये गोवा से होकर गुजरती है। जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है गोवा से होकर गुजरती है और इसके उत्तर के भाग को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण में स्थित भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। देखिए जो उत्तरी सह्याद्री है इसके ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि जो दक्षिणी सह्याद्री मुख्यतः आर्कियन शैलों से निर्मित है। उत्तरी सह्याद्री में अधिकांशतः में जो लावा के निक्षेप पाए जाते हैं उत्तरी सह्याद्री में। देखिए उत्तरी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है क्या है, कालसूबाई। इसका नाम है कालसूबाई। वह इसकी जो ऊंचाई है वो 1646 मीटर है। कालसूबाई की ऊंचाई है 1646 मीटर। जबकि दक्षिणी जो सह्याद्री है इसका जो सर्वोच्च शिखर है ये है कुद्रेमुख है। इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये दूसरा शिखर हो गया आपका पुष्पागिरी। यानी सर्वोच्च शिखर हो गया आपका कुद्रेमुख हो गया और दूसरा सर्वोच्च हो गया पुष्पागिरी। इसकी ऊंचाई है 1714 मीटर। पुष्पागिरी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है। जो कावेरी नदी हमें देखने को मिलता है पश्चिमी घाट से निकल करके जाके पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, तो ये पुष्पागिरी पहाड़ी से ही निकलती है। देखिए आगे देखते हैं फिर हम इसमें। देखिए इसमें दिया दोड्डा बेटा। जो दोड्डा बेटा है ये भी एक चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यानी पहला हो गया आपका अनाईमुडी 2695 मीटर जिसकी हम ऊंचाई देखे हैं अभी, और तो ये जो दोड्डा बेटा है ये है 2637 यानी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और ये स्थित है आपके नीलगिरी पर्वत श्रेणी में, जहाँ पे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों घाट मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन बिंदु पे स्थित है ये जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। इलायची पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट में, केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में ये सब अवस्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में हमें अन्नामलाई
उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियां तथा दक्षिण में अगस्त्यामलाई पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यानी ये तीनों पहाड़ियां बिल्कुल एक ही साथ दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलेंगी। केरल तमिलनाडु की सीमा पे अन्नामलाई, पालनी, अगस्त्यामलाई और ये सारी पहाड़ियां स्थित हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।